वाली चीज कल क्या क्या पढ़े थे देखिए। चले कल क्या क्या पढ़े थे ये देखिए। बात नहीं सातवां चैप्टर से पहले स्टार्ट की ये पढ़े थे। देखो ये प्रूफ पढ़े थे प्रूफ। आगे तो पहले प्रूफ पढ़े थे। दो परिणालिका का अनंत प्रेरकत्व पढ़े थे। अब परसों दो प्रूफ पढ़े थे। तीनों क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है, ध्यान से। चलिए ये देखिए प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कब पढ़े थे? शक्ति गुणक पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रतिघात तो पहले पढ़ चुका है। हाँ कल ही पढ़े थे ना। प्रतिघात, प्रेरित प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। अनुनाद पढ़े थे। चौक कुंडली पढ़े थे। चौक कुंडली और क्या पढ़े थे? यही तो पढ़े थे सर। अब ये पढ़ना है। अब एग्जाम में देखो इसका नाम क्या है, एग्जाम में कैसे पूछता है ये देखो। नाम है और गुणवत्ता गुणक, विशेषता गुणक। और एग्जाम में पूछता है क्यू फैक्टर को परिभाषित तीन गुणक है। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछता है तो क्या लिखता है? क्यू फैक्टर को परिभाषित। देखो गुणवत्ता गुणक, विशेषता गुणक और क्यू फैक्टर को परिभाषित करें। देखिए लोग कौन परिपथ तो बता चुके हैं नोट्स में। अब एनसीआर के बारे में बताएंगे नहीं। एल मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। सी मतलब धारिता और आर मतलब प्रतिरोध। एनसीआर परिपथ में कौन आवृत्ति पर? कौन अनुनादी आवृत्ति पढ़े थे? एनसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरित या धारितीय प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं? क्यू फैक्टर कहते हैं। किसका अनुपात है? देखो प्रेरित, प्रेरित प्रतिघात और क्या? ठीक है प्रेरित, प्रेरित प्रतिघात कल एक्शन से दिखाए थे। आप प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? एक्शन बराबर कल ओमेगा एल था। देख लो कल ही बताए थे। देखिए कल ही पढ़े थे। कौन प्रतिघात है? प्रेरित। देखो यहाँ प्रेरित प्रतिघात को क्या बताए थे? एक्शन। एक्शन बराबर मात्रक क्या था? ओम ही था। मात्रक क्या था? ओम था। देखिए अब बोलिए एनसीआर परिपथ में बात है। कौन परिपथ में? परिपथ भी कई तरीके का होता है, आपको मालूम है। केवल प्रतिरोध, केवल संधारित्र, केवल प्रेरकत्व। उसके बाद क्या था? एलसी परिपथ, सीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ, ये सब था। एलसीआर परिपथ में किस आवृत्ति पर? अनुनादी आवृत्ति भी कल नहीं पढ़ाए थे। अनुनादी आवृत्ति का लाया था एक्सल बराबर एक्सी हो तो केवल प्रतिरोध के कारण ही धारा के प्रवाह में कल बताए थे अनुनादी आवृत्ति। अब बोलिए एनसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरित या धारितीय प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। तब प्रेरित प्रतिघात और क्या? प्रतिरोध। प्रेरित प्रतिघात को एक्सल, प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? आर से। एक्सल बराबर फॉर्मूला पर बताए थे ओमेगा एल बटा आर। और किसी को आगे बढ़ाते हैं तो एक और फॉर्मूला आता है 1/r रूट अंडर एल बटा सी। 1/r रूट अंडर एल बटा सी।
पुराना असाइनमेंट आपको दिया गया होगा तो उसमें बताया जाता है। आप देख सकते हो अभी भी बस पुराना असाइनमेंट तो देखिए उसमें बना होगा 1/r रूट अंडर x। अभी याद रखिए। अब बोलिए ये भी लिख दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक को लिखा जाता है, दोनों लिख दीजिएगा बहुत अच्छा है। तो बोलिए कौन परिपथ में एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरित या नाभिकीय प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बोलिए क्यू फैक्टर किसे कहते हैं? एलसीआर परिपथ में नाभिक आवृत्ति पर प्रेरित या धारिता प्रवाहित प्रतिरोध अनुपात को क्या पढ़ दिया तुम? खाली पढ़ दिया तो लिखा हुआ है। बोलिए क्यू फैक्टर किसे कहते हैं? एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर श्रेणी के आधारित या प्रतिघात और प्रतिरोध हो जाएगा दे रहे ना पढ़ेगा तो बहुत बढ़िया से बहुत देर काम है, पढ़ने लोगों को पढ़ाई इसी बात पढ़िए। एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर श्रेणी के आधारित या प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात को एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरित या धारितीय प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो किसका अनुपात? प्रेरित प्रतिघात किससे निकालते हैं? एक्सल। प्रतिरोध को किससे निकालते हैं? एक्सल बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा एल बटा आर। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 1/r रूट अंडर एल बाई सी आता है। ये है क्यू फैक्टर, एग्जाम में आ चुका है। बोलेगा कल ना इसमें 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो मान लेना कि 8 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए ठीक है, चुंबकत्व के लिए कौन नियम? चुंबकत्व के लिए कौन नियम? गाउस नियम। तो देखो ये चुंबक का ही क्वेश्चन है। अगर चुंबक चक्र स्टार्ट मिक्स में रहता है ध्यान से। चुंबकत्व के लिए कौन नियम? गाउस नियम। देखो बंद परिपथ से किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है, ऑप्शन दे देगा चार को, क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? चुंबकत्व का सीधा समझो। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। इसे चुंबकत्व के लिए गाउस नियम कहते हैं। कुल चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए होता है। बी डॉट ए बता रहे थे ना ग्रुप में, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए को एस में लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं? अरे को यहाँ एस लिखा गया, क्या लिखा गया? डी लगा है मतलब डी क्या करेगा? छोटा। तो बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। बी है, ए का जगह क्या है? एस। छोटा क्षेत्रफल है तो क्या लगा है? डी। बी डॉट डी एस बराबर क्या होगा? कोई दिक्कत? एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। इसे चुंबकत्व के लिए गाउस नियम, जब विद्युत के लिए भी गाउस नियम का याद करो। किसी बंद, वो भी था ऐसे ही, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उसके आंतरिक आवेश का 1/ε0 गुना, ऐसा पूछता है तो वो विद्युत कर लेता है। ये किसका लिया है? भले लो। और देखो तुमको बड़े तरह विद्युत और चुंबक का क्वेश्चन मिलाता है तो दोनों एक साथ पूछ सकता है। विद्युत और चुंबक दोनों के लिए गाउस का नियम लिखिए। जैसे एक जगह बताए थे विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अंतर लिखे, मिलाए थे क्वेश्चन, उसी तरह ये भी मिला सकता है। क्या मिलाएगा? विद्युत और चुंबक के लिए गाउस का नियम लिखे। तो विद्युत के लिए अलग था, चुंबक के लिए अलग है, लेकिन दोनों कौन नियम है? गाउस नियम। कोई दिक्कत? अब देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान से।
एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित कुल धारा और निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल क्या होता है? कोई बंद परिपथ है, कोई बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का क्या समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से, समाकलन मतलब चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? अपथ मतलब रास्ते की लंबाई होगी, लंबाई क्या दी है। बोलिए, पथ में प्रवाहित कुल धारा को किससे दिखाते हैं? आई कुल निरपेक्ष पारगम्यता को म्यू। जो डिफिनेशन है वही फॉर्मूला है, ध्यान से। किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित कुल धारा और निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो देखो ध्यान से रखना, समाकलन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बी से। पथ मतलब रास्ता का क्या होगा? लंबाई को किससे दिखाया? डी बराबर प्रवाहित कुल धारा को आई, निरपेक्ष पारगम्यता को म्यू। तो जो डेफिनेशन है वही क्या आएगा? किसी को कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। ये क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, फॉर्मूला लिख देगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो। किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित कुल धारा और निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के बराबर। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, बताइए। चुंबकत्व के लिए गाउस नियम क्या है? किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, इसे चुंबक के लिए गाउस नियम कहते हैं। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, इससे चुंबकत्व के लिए गाउस नियम B डॉट ds बराबर 0। B डॉट ds बराबर 0। कोई दिक्कत? बोलो, एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं? प्रवाहित कुल धारा गुणनफल के बराबर। इसे एम्पियर का कौन नियम कहते हैं? किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में प्रवाहित कुल धारा और निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के। और यही सब फॉर्मूला भी लिखता है। समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी, पथ मतलब रास्ते की लंबाई dl बराबर पथ में प्रवाहित कुल धारा को आई से, निरपेक्ष पारगम्यता को म्यू। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बोलो ना, कोई परेशानी है? अब देखो, ये भी पूछा जा चुका है, ये मत समझना कि 7वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। 8वां चैप्टर कौन है? विद्युत चुंबकीय त्वरण। ठीक है, मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के नियम में सुधार। बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, ध्यान से समझो। मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के नियम में सुधार। किसके द्वारा? मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के नियम में सुधार। या इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछे विस्थापन धारा या पूछे मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के नियम में, आंसर क्या होगा? समझिए। अभी पढ़े एम्पियर का कौन नियम? एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है। अब ये पढ़े एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ क्या हो जाए? बदल जाए, तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो सुनो, कैसे सुनो? नीचे एम्पियर का परिपथीय नियम
देखो इधर, एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता। अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो एक अतिरिक्त धारा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसे विस्थापन धारा। एग्जाम में पूछा था विस्थापन धारा, तो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता। अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो एक अतिरिक्त धारा की आवश्यकता। इस धारा को क्या बोलते हैं? और इसको किसने बताया था? इसलिए बोला जाता है मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में क्या किया? सुधार किया। तो क्या सुधार किया? एक वो अतिरिक्त धारा का सुधार किया। किसका सुधार किया? अतिरिक्त धारा। एम्पियर का बताया था कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता नहीं है तो अब मेरा नियम लागू होगा। लेकिन मैक्सवेल ने उसको सुधारा कि जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदल जाए तब क्या होगा? तब उनका नियम फेल कर जाएगा, उसमें एक नया धारा की जरूरत पड़ेगी और उसी धारा को क्या बोलेंगे? विस्थापन धारा। देखो अभी फॉर्मूला पढ़े थे, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनटू आई। एम्पियर का नियम क्या था? B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनटू आई। लेकिन अब आई के जगह एक और धारा की जरूरत पड़ेगी, लिखा हुआ है। एक अतिरिक्त धारा की जरूरत पड़ती है, लिखा हुआ है ना। एक वो धारा तो है आई, लेकिन एक और धारा आएगा। तो देखो एगो क्या है? आईसी। एगो क्या है? यही आईडी जो है, यही आईडी है कौन धारा? तो कौन धारा का सुधार हुआ मैक्सवेल द्वारा? विस्थापन धारा को नया लेकर जोड़ा गया। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? फिर चले। एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदल जाए तो एक अतिरिक्त धारा की आवश्यकता होती है। इसी अतिरिक्त धारा को क्या बोलते हैं? वो फॉर्मूला में भी दिखा है। B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनटू आई था, लेकिन आई और को हो गया दो को, एक आईसी और एक आईडी। क्या है? विस्थापन धारा। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन धारा, एक अतिरिक्त धारा। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? बोलिए। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता नहीं है। अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो एक अतिरिक्त धारा की आवश्यकता होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID। म्यू नॉट इनटू आई होगा, लेकिन आई में एक और धारा जुड़ेगा। क्या? आई। उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन धारा। किसी को कोई दिक्कत? तुम्हारे आगे और उससे भी आता आप तुम्हारे पीछे बोलो। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? शायद तेज बोलो कि सुनाई नहीं देता। शांत रहे। एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो एक अतिरिक्त धारा की आवश्यकता होती है। इसी अतिरिक्त धारा को क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं, जो फॉर्मूला में भी दिख रहा है। B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनटू IC प्लस ID। ID क्या है? विस्थापन धारा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? कोई परेशानी?
हो जाए। एक बार नोट्स भी चेक कर लेंगे कुछ होगा। बात नहीं बात नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए शांत रहिए। लगभग सब क्वेश्चन इसका पूछा गया है, बस ध्यान से समझिए। देखो गुणवत्ता में पढ़ेंगे चुंबकत्व के लिए कौन नियम? गाउस नियम। एम्पीयर का कौन नियम? परिपथियों नियम। मैक्सवेल का एम्पीयर का नियम में सुधार कभी पढ़े हैं, ये क्वेश्चन याद है। विद्युत क्षेत्र के लिए मैक्सवेल ने क्या सुधार किया था? अब विद्युत क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का क्या समीकरण? देखो क्या है बाबू? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए साफ रहिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का क्या समीकरण? थोड़ा देखो तो शायद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिया। बात नहीं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल ने कितना समीकरण दिया? 4 समीकरण दिया। कितना समीकरण? 4 समीकरण दिया। अब देखो वो चारों समीकरण है। पहला चुंबकत्व के लिए गाउस नियम। देखो इधर अभी चुंबकत्व के लिए गाउस नियम पढ़े थे। B डॉट ds बराबर क्या? 0। पहला समीकरण दिया। दूसरा समीकरण E डॉट ds बराबर Q बटे क्या? तीसरा समीकरण E डॉट क्या? E डॉट dl बराबर क्या? माइनस d बाई b बटा क्या? एक और समीकरण दिया। टोटल कितना दिया? 4। B डॉट dl बराबर म्यूनट इनटू IC प्लस अभी पढ़े थे ये। अब बोलिए इधर देखिए। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल ने कितना समीकरण दिया? 4। पहला B डॉट ds बराबर 0। इस अभी पढ़े ना इसको। चुंबकत्व का कौन नियम है? चुंबकत्व का कौन नियम? गाउस नियम। क्लियर है? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए कितना समीकरण दिया? 4। चारों समीकरण उनका खोजा हुआ नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट का है, बस उसको मिलाकर आपने दे दिया। एक नया चीज उसने क्या दिया था? आईडी विस्थापन है। पहले चुंबकत्व के लिए गाउस नियम। ये किसके लिए है? विद्युत के लिए गाउस नियम।
विद्युत के लिए कौन नियम? गाउस नियम। विद्युत के लिए कौन नियम? गाउस नियम। फैराडे का नियम भी पढ़ेंगे। ये है फैराडे का नियम। किसका नियम? फैराडे का नियम। लास्ट वाला मैक्सवेल का नियम। यही है मैक्सवेल ने थोड़ा सा सुधार कर इसको दिया था, मैक्सवेल का नियम। आप समझिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल ने कितना समीकरण दिया? तो अलग अलग साइंटिस्ट का मिलाकर अपना चार को बना दिया। चुंबकत्व का गाउस नियम दिया था, विद्युत के लिए गाउस नियम, फैराडे का नियम, मैक्सवेल ने खुद एक समीकरण दिया था जिसमें क्या जोड़ा था? ये भी इनका नहीं था, ये एम्पियर का था। किसका था? एम्पियर का कोई पद नहीं, उसमें को धारा जोड़ दिया था, इसका नियम हो गया। क्लियर हो गया? ये क्या है? मैक्सवेल का नियम। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल ने कितना समीकरण दिया? चुंबकत्व का गाउस नियम, विद्युत का गाउस नियम, फैराडे का नियम और मैक्सवेल का नियम। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये 7वां चैप्टर पद्धति द्वारा बताना। चुंबक चैप्टर 4 और क्या? 5। चुंबक चैप्टर 4 और क्या? एग्जाम में कोई का क्वेश्चन पूछा गया है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक और क्या? अस्थायी चुंबक। चाहे अस्थायी चुंबक को एक और नाम बोलता है विद्युत चुंबक। कौन चुंबक? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन मैग्नेट? एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को परिभाषित करें। इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए ये देखिए, वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को मतलब अपने शक्ति को लंबे समय तक क्या करता है? वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को लंबे समय तक बनाए रखता है उसे अस्थायी चुंबक। ठीक है, क्लियर बताइए। वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को बहुत कम समय तक उसे क्या बोलते हैं? मतलब विद्युत चुंबक। कैसे? वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को लंबे समय तक बनाए रखता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को कम समय तक बनाए रखता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक निकेल, कोबाल्ट और इस्पात द्वारा बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नर लोहा द्वारा, इधर ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? या विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है? नर लोहा। उपयोग कहाँ होता है अस्थायी चुंबक का? लाउड स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में, कंपास में। अस्थायी चुंबक का ट्रांसफार्मर में, डायनामो में और टेलीफोन में उपयोग होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए, विद्युत चुंबक मतलब अस्थायी चुंबक का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। अभी बोला है ना अस्थायी चुंबक है कौन नाम? विद्युत चुंबक। और उसका निर्माण कैसे होता है? किस लोहा से होता है? कैसे होता है? देखो, परिनालिका के अंदर, जब परिनालिका के अंदर नर लोहा को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो विद्युत चुंबक का। देखो यार, जब किसी परिनालिका के अंदर नर लोहा को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत चुंबक का क्या होता है? विचुंबकन। चुंबक के चुंबकत्व को कम या समान करने की क्रिया को विचुंबकन करते हैं। चुंबक के चुंबकत्व को कम या समान करने की क्रिया को विचुंबकन कहते हैं। चुंबक के चुंबकत्व को कम या समान करने की क्रिया को विचुंबकन कहते हैं। चुंबकत्व को कम या समान करने की कौन विधि है? चुंबक को पीटोगे तो उसका चुंबकत्व कम होगा, या चुंबक को गर्म करोगे तो उसका चुंबकत्व, बहुत पीटने लगोगे तो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो चुंबकत्व। देखो, चुंबक के चुंबकत्व को कम या समान करने की क्रिया को विचुंबकन कहते हैं। और चुंबकत्व को कम या समान करने का कौन विधि है? चुंबक को पीट कर या चुंबक को गर्म कर। कोई दिक्कत?
चुंबक गलेगा कब ना कौन सा हम कहाँ बोले गलत पकड़ कर अपना मैंने सोच रहा अच्छा बात है हमारे चुंबक को गर्म करोगे तो उसका चुंबकत्व तो धीरे धीरे कम होगा या बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो उसका शक्ति खत्म होगा गलेगा कब ना कौन सा कब होता है जब कॉल करके आओगे खोलने लगा चुंबक खोलेगा चलो जाएगा शायद रहो पहले वो ध्यान रखना चुंबक विद्युत चुंबक विज्ञान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछ देगा इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रकार बनेगा ऐसे ही पूछ देगा वो देखो चलिए बताइए बोलिए अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं किसके द्वारा बनाया जाता है कौन कौन से धातु से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक निकेल कोबाल्ट और क्या है इसका उपयोग बताइए और नहीं कंपास में इसका उपयोग होता है हाँ उसी को खड़ा है दूसरा नंबर को खड़ा है बोलो अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं खड़ा हो गया अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को कम समय तक बनाए रखता है उसे क्या बोलते हैं अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनता है अस्थायी चुंबक उपयोग बताओ ट्रांसफार्मर में उपयोग डायनामो में उपयोग टेलीफोन में उपयोग ट्रांसफार्मर में उपयोग डायनामो में उपयोग टेलीफोन में उपयोग इसको चाहिए और विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे होता है शांत रहो विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे होता है जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत चुंबक का क्या हो जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे ही जैसा लिखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे तैयार किया जाता है या विद्युत चुंबक कैसे बनाया 7th क्लास में भी होगा मेरे ख्याल से बताइए चुंबकन किसे कहते हैं चुंबक के चुंबकत्व को कम या समाप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं चुंबकन कैसे कम किया जा सकता है चुंबक को पीट कर या चुंबक को धीरे धीरे कम होगा बहुत ज्यादा पीटोगे तो खत्म हो जाएगा गर्म करोगे तो धीरे धीरे कम होगा बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो समाप्त भी हो जाएगा धारणशीलता ये क्वेश्चन एक के साथ पूछता है दोनों धारणशीलता और क्या धारणशीलता और क्या देखो चुंबक द्वारा अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को चुंबक द्वारा अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को धारणशीलता चुंबक द्वारा अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को धारणशीलता कहते हैं चुंबक पर आरोपित हुआ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसके कारण चुंबक अपना चुंबकत्व पीट कर भी कम किया जा सकता है गर्म कर भी कम किया जा सकता है और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित कर भी
चुंबकत्व को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? बोलिए। चुंबक द्वारा अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को धारणशीलता कहते हैं। चुंबक पर आरोपित हुआ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है उसे निर्णायिता कहते हैं। दोनों एक साथ पूछ रहा है, धारणशीलता और निर्णायिता को परिभाषित करें। धारणशीलता के लिए चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, शून्य। और निर्णायिता के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जिसके लिए चुंबकीय तीव्रता शून्य, उसके चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। क्लियर है? बताइए धारणशीलता किसे कहते हैं? चुंबक द्वारा अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को धारणशीलता कहते हैं, जिसकी चुंबकीय तीव्रता शून्य होती है। चुंबक द्वारा अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को धारणशीलता कहते हैं। इसकी चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इसकी चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। बोलो निर्णायिता। जब चुंबक पर आरोपित हुआ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र चुंबक अपने चुंबक को खो देता है उसे निर्णायिता। चुंबक पर आरोपित हुआ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसके कारण चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है उसे निर्णायिता कहते हैं। निर्णायिता के लिए चुंबकीय क्षेत्र शून्य। निर्णायिता के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया? तो हो सकता है कल चुंबक क्षेत्र खत्म हो, असाइनमेंट मिल जाएगा कल या परसों। कुछ बाकी है इसमें कुछ चैप्टर है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग वही है लिखा है इसमें थोड़ा देखो। प्रूफ स्टार्ट होगा तो उससे पहले नहीं करना। प्रूफ का बताइए नहीं होगा 20 से नहीं होता है उससे। तो इसमें और चैप्टर बाकी है, अभी हर चैप्टर बाकी है, याद है? परम प्रकाश की व्यक्तिकरण विवर्तन आयु का तरफ से याद है? नहीं पढ़ा अभी? ध्यान तो कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी? जल्दी बोलो।